अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियल पॉलिटिक्स में आपके साथ मैं हूँ महरीन सप्तैन। नाज़रीन, आज हम आगाज़ करेंगे उसी मौजू के साथ जो गुज़िश्ता 3 दिनों से मौजू बहस बना हुआ है, यानी कि ट्रंप की तकरीर। और ट्रंप की तकरीर के बाद पाकिस्तान का रिएक्शन, दीगर ममालिक का रिएक्शन इस पर आ चुका है, लेकिन पाकिस्तान का अभी तक प्रॉपर कोई रिएक्शन इस पर नहीं आया। इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। कशकोल तोड़ दे तो ही इज़्ज़त बनती है, हमें कशकोल तोड़ना होगा। हमारी फ़ौज कहती है हमें इमदाद की ज़रूरत नहीं है, हमें रिकग्निशन की ज़रूरत है, लेकिन हमारी हुकूमत की जानिब से कोई स्टैंड अभी तक सामने नहीं आता। एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व पार्टीज़ के जो मौक़िफ़ है, जो उनका स्टैंड है, जो उनका कहना है, उसको लेकर चल रहा है अमेरिका इस वक्त। अमेरिका इस वक्त जैसा कि बात कर रहा है, अपनी जैसा हेजमनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, उसकी जो थॉट्स है, जो वो आइडियोलॉजी अब इंडिया की लेकर चल रहा है, और अपने तमाम तर नुकसानात जो भी उनकी स्ट्रैटेजीज़ रही हैं पाकिस्तान के ऊपर उसका मलबा डालने की कोशिश कर रहा है। उसको ऊपर बनता था कि इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से एक जवाब दिया जाता। पाकिस्तान ने तो अपनी एयर बेसिस दी, पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन पर उनके फ़ौजियों को उतरने दिया, यहाँ से फ़ौजी अफगानिस्तान जाते रहे, यहाँ के रास्ते नेटो की तमाम इमदाद अफगानिस्तान जाती है, ये सब कुछ पाकिस्तान कर रहा है। उसके मुकाबले में जिस इमदाद का जिक्र या जिन डॉलर्स का वो जिक्र करते हैं वो तो आटे में नमक के बराबर है। पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान में अमेरिका की ये जंग जो है ये एक शिकस्त होगी, और शिकस्त है अभी तक। अमेरिका जो अभी तक वहाँ पर कर रहा है, जो वहाँ पर करना चाहता है, वो नहीं कर पा रहा। हामिद करज़ई जो कि साबिक सदर अफगानिस्तान के, उनका भी ये कहना है कि ये पॉलिसी जो अफगानिस्तान के हवाले से इस वक्त ट्रंप डिक्लेयर कर रहा है ये एक गलत पॉलिसी है। चाइना 2 बार अपना रिएक्शन इस पर दे चुका है, रशिया भी अपना रिएक्शन दे चुका है, लेकिन अफसोस पाकिस्तान की जानिब से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया, बल्कि इनफैक्ट हमारी फ़ौज को इस पर बयानिया देना पड़ा है, फ़ौज को बताना पड़ा है कि हमारी कुर्बानियों का एतराफ़ किया जाए। पाकिस्तान को दहशतगर्दों की पनाहगाह कहा जा रहा है, पाकिस्तान के ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फेलियर है। इस वक्त आप इसे कह सकते हैं कि जो एक बायलैटरल रिलेशनशिप है वो आपको इस वक्त बिल्कुल टूटा हुआ नज़र आता है। ख्वाजा आसिफ के हवाले से इस वक्त बातें की जा रही हैं कि जिनको एक नॉलेज ही नहीं है कि वज़ारत ख़ारजा जो है उसका काम क्या है, उनको किस तरह से इस कलम को संभालना है, पाकिस्तान की आवाज़ को किस तरह से पहुंचाना है, वो इस वक्त खामोश है, और वो सिर्फ एक माजरत खाना उनका रवैया है, लहजा है। इस सब पर हम आज बात करेंगे। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस दिया है, पब्लिक ऑफिस होल्डर है परवेज़ मलिक साहब, और इस वक्त जो NA 120 में वो कैंपेन चला रहे थे, इस हवाले से उनको नोटिस दिया गया। लेकिन यहाँ पर भी एक सवाल है कि मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी पार्टी 35 साल से जो तजर्बा रखते हैं हुकूमत चलाने का, क्या उनको नहीं पता था कि एक पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो इस तरह की कैंपेन नहीं कर सकता, यानी कि इदारों, अदलिया, फौज के साथ टकराव की जो उनकी मुहिम एक जारी है, ये उसी को सपोर्ट करता उनका स्टांस नज़र आता है। एक ऐसे बंदे को उसके हवाले करना ये कैंपेन, ताकि फिर बाद में कहा जा सके कि देखिए हमें तो कुछ करने ही नहीं दिया जाता। साथ ही साथ NA 120 की सियासत पर भी हम मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे। बेगम कलसूम नवाज अब अगर नहीं है तो फिर ये कैंपेन कौन चला रहा है, क्या कोई नया उम्मीदवार भी सामने आ सकता है, ये भी हमारा मौजूद गुफ्तगू होगा। JIT जिसके ऊपर मुसलसल अटैक्स किए जा रहे हैं, नैब जिसके सामने पेश नहीं हुआ जा रहा, ये कहकर कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी रिव्यू पिटिशन है, तो जनाब ये भी गौर कीजिएगा कि रिव्यू पिटिशन में उन्हीं जज साहिबान के पास आपने जाना है जिनके पास जाने के हवाले से आपके तहफ़्फ़ुज़ात है। JIT जिस पर आपके वुज़रा मुसलसल बोले जा रहे हैं, इन सब पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे मेहमान हम बताते चले, हमारे साथ हैदर ज़मान कुरैशी साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है। उसके अलावा हमारे साथ सैयद गजनफर अली साहब मौजूद है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड, और जान अचकज़ई साहब हमें कुछ देर के बाद ज्वाइन करेंगे। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने हमें ज्वाइन करना था, लेकिन दी 11th आवर उन्होंने हमें कहा कि अब मैं नहीं आ सकती। हम कोशिश करेंगे उनसे हमारा रब्ता होए, क्योंकि उनकी एक कमिटमेंट थी हमारे साथ। एनीवेज, हैदर ज़मान साहब, गजनफर अली साहब आपसे आगाज़ करते हैं। पहले बताइएगा कि इस वक्त सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सवाल जो है, जिसका जवाब आवाम चाहती है और यकीनन फौज भी चाहती होगी, क्यों नहीं पाकिस्तान की जानिब से कोई जवाब दिया जा रहा? अभी तक हम खामोश हैं, हमारा माजरत खाना रवैया क्यों है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इससे पहले मैं एक चीज़ जिक्र करना चाहूँगा ज़रूर कि ये जो ट्रंप की पॉलिसी आई है, इसमें पाकिस्तान की लीडरशिप को भी और पाकिस्तान के अवाम को ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि ट्रंप के अंदर बहुत सारे बहुत डीप एंटी मुस्लिम थॉट्स हैं, जिसका एक्सप्रेशन आपको उसकी स्पीच और बॉडी लैंग्वेज के अंदर नज़र आया। इस वक्त दुनिया में एक नेक्सस बना हुआ है जो बुनियादी तौर पे मज़हब की बेसिस पे बन रहा है।
उसमें हिंदुत्व का आपने जिक्र किया। मिस्टर मोदी दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द, वो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का। उधर ट्रंप साहब आ गए और उधर नेतन्याहू बैठा हुआ है। तो एक यहाँ पे बुनियादी तौर पे हिंदू ज्यूइश ज़ियोनिज़्म नेक्सस मौजूद है जो अब दुनिया को तबाह और बर्बाद कर रहा है, और उसमें फिर जो इनपुट आ रही है वो अमेरिकन सुपर पावर की आ रही है जो उसको बैक कर रही है। आपने देखा कि बुश से लेके अब तक जिस तरह मुसलमान ममालिक को तबाह और बर्बाद किया गया, वो एक सोचने की बात है और एक समझने का वक्त है कि इराक़ को बर्बाद किया गया, लिबिया को किया गया और सीरिया को भी किया जा रहा है। सीरिया में 2006 में अमेरिकन ने एक स्पेशल एक्टिवेशन डिवीज़न, एक्शनेबल डिवीज़न डिप्लॉय कर दिया था जो वहाँ पे सीरियन रेबल्स की उस वक्त से मदद कर रहा था। इराक़ के अंदर WFD के नाम पे तमाशा मचाया गया, कर्दाफी के खिलाफ साजिश की गई। इराक़ में जो दबाया मचाया गया, चिलकोट इंक्वायरी ने यह कह दिया जो बरतानिया में की गई कि इराक़ के पास कोई WMDs नहीं थे। फिर जितना सामान वहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस लेके आई थी वो वहाँ से छोड़ के इसलिए चली गई कि ISIS के हत्थे लग जाए। मेरा मतलब ये कहने का कि जो ट्रंप ने अपनी स्पीच में दहशतगर्दी की सेंचुरीज पाकिस्तान में कही हैं, दहशतगर्दों को सपोर्ट करने का, तो बुनियादी तौर में दुनिया में जो दहशतगर्दी फैलाई है, अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी फैल रही है, वो अमेरिकन पॉलिसीज़ की वजह से फैल रही है। और हिलरी क्लिंटन इज ऑन रिकॉर्ड ऑन सेइंग कि पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में जो कुछ हो रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ इरेटिक फॉरेन पॉलिसी ऑफ अमेरिकन। अब ये दुनिया का इस वक्त ट्रंप को जब ब्रीफ किया गया है तो जिन्होंने ब्रीफ करना था उन्होंने उस $1 ट्रिलियन के जो रिजर्व पड़े हुए हैं, जिसमें लिथियम आप इसी तरह समझ लें जो जिस तरह सऊदी अरब का तेल है, वहाँ अफगानिस्तान में बहुत बड़े इसके दुनिया के सबसे बड़े डिपॉजिट्स हैं जो आपके सेल फोन में और बैटरीज में इस्तेमाल होता है। अब उनकी चूंकि इराक का तेल चुरा चुके हैं, अमेरिका ले जा चुके हैं, अब उनकी नजरें हैं अगर वो अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रहे हैं तो ये जहन में रखिएगा कि इसलिए नहीं विड्रॉ कर, इसलिए नहीं कर रहे, वो ने रोका कि वहाँ पे उन्होंने कोई दहशतगर्दी को कंट्रोल करना है। दहशतगर्दी को तो जन्म दिया उन्होंने वहाँ पे, अब उन्होंने इसलिए किया कि वहाँ से उन्होंने आयरन ओर निकाल ले। पाकिस्तान को इन चीज़ों को रियलाइज़ करना है। पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान एक दुनिया में एक मुल्क है, इस्लामी मुल्क जिसके अंदर फंक्शनल डेमोक्रेसी अच्छा, और वो चल रही है। साहब अभी आप बात कर रहे हैं तो अगर हम ट्रंप की बात करते हैं, इस वक्त कह लें कि सबसे गैर मकबूल सदर जो अमेरिका की हिस्ट्री में अगर कोई रह चुका है तो इस वक्त वो ट्रंप के हवाले से बात की जा रही है। उनके अंदर से अब आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं कि इस वक्त जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज़ के जो थॉट्स हैं उनको लेके जिस तरह से वो चल रहा है और उनका बयानिया जो अमेरिका अब देता दिखाई दे रहा है, उनके CIA के जो चीफ है, एक्स चीफ है, उन्होंने भी ये कहा कि ये जो रवैया और ये जो अंदाज़े गुफ्तगू ट्रंप ने अपनाया ये रवैया ठीक नहीं है, ये रवैया जो है ये इखलाक और रवायात के खिलाफ है। एट द सेम टाइम इस वक्त जो ट्रंप की पॉलिसीज़ है उसके ऊपर उनके मुल्क के अंदर से आवाज़ें तो आ रही हैं, लेकिन ये बताइए कि इस वक्त जो पोस्ट सिचुएशन है कि चाइना ने 2 बार बयान दे दिया, रशिया से भी आवाज़ आ गई, हामिद करज़ई साबिक सदर है वो भी बोल रहे हैं, तो इस वक्त जो पाकिस्तान की बनती हुई या उभरती हुई इंटरनेशनली जो तस्वीर है वो किस तरह की है और अमेरिका के हवाले से मैं इसी तरफ लेके आ रहा था ना कि जब हम इन चीज़ों को देखेंगे तो उसके अंदर जो अब है अमेरिकन जो हैं वो चाइना और रशिया के रोल को भी कर्टेल करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना इकोनॉमिक्स के ऊपर आगे चल रहा है और रशियन ने अमेरिकन को यूक्रेन में भी और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में जो डिपॉजिट पड़े हैं उसकी प्रोटेक्शन, उसके हिसाब से भी उन्होंने अमेरिकन को की बहुत सारी पॉलिसियों की मुखालफत की है। पाकिस्तान दरमियान में एक ब्रिज के तौर पे आपकी डिफ़ॉल्टेड पोजीशन ऐसी है कि आपको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब ट्रंप ने जो दहशतगर्दियों के जो पनाहगाहों का जो मामला लगाया है, पाकिस्तान ने बारहा कहा कि हमारे लिए कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, टेररिस्ट इज़ ए टेररिस्ट, हम उसके साथ जो है वो डील करेंगे। अमेरिका में आपने देखा अमेरिकन फौज कोलिशन फोर्सेस बैठी है, 43 मुल्कों की फौज, वो इस वक्त शिकस्त खोरदा फौज है, उनको बहुत सख्त डिफीट हुई है, उसका मलबा उसने किसी पे फेंकना था। तो हमें इन रियलिटीज़ को जो वो मलबा हमारे ऊपर फेंक रहे हैं उनको सामने रख के हमने अपनी पॉलिसीज़ को बनाना है। हमने रिएक्टिव नहीं होना था, लेकिन हमने अपनी हकीकतों को दुनिया के सामने पेश, और दुनिया के सामने आप किस तरह पेश करेंगे, अमेरिकन के सामने जाके पेश करेंगे तो वहाँ पे तो इस वक्त जो नेक्सस बैठा हुआ है लीडरशिप का, टिलरसन से लेके बाकी लोग, वो सारा एंटी पाकिस्तान है। परसों उनके कांग्रेसमैन ने जाके, और सबसे बड़ा जो फॉल्ट है गजनफर साहब, जो सबसे बड़ा फॉल्ट है वो ये है कि हमारी तो इतने अरसे से कलमदान किसी के पास था ही नहीं, के पास था, हम अपना मौकफ ही नहीं एक्सप्लेन कर सके। We lost that plane। होना क्या चाहिए था, ये 6 बजे सुबह ये पॉलिसी आई,
10 बजे हमारे यहाँ नेशनल सिक्योरिटी का या बाकी लोगों का इजलास, जो 3 दिन के बाद हुआ, बल्कि उससे 3 दिन पहले हमें बैठना था। और ये पाकिस्तान में सबको पता था कि ट्रंप ने क्या कहना है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ हमारे वास्ते लोगों ने, हमारी लीडरशिप जो है वो चुप बैठी। अब जब लीडरशिप चुप बैठी है उसके पीछे वजह क्या है उसमें भी बात करेंगे। और वो एक और बात याद रखिए, जिस दिन ये पॉलिसी आई उस दिन बजाय इसके कि आप इनवर्ड लुकिंग होते, आपका इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी का इजलास प्राइम मिनिस्टर वो उठ के पहुंच गया जाती उम्रा में नवाज शरीफ साहब के पास, जहां पे एक डिस्क्वालिफाइड प्राइम मिनिस्टर बैठा। क्या ये रियलिस्टिक अप्रोच है? क्या ये इंडिकेट? बल्कि बाजवा साहब को बताना पड़ा, कहना पड़ा कि हमारी जो कुर्बानियां हैं उनका एतराफ किया जाए, हमें इमदाद की जरूरत नहीं है। ये आवाज हमें ऐवान से आनी चाहिए थी। एनीवेज हैदर ज़मान साहब से बात करते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। हैदर ज़मान साहब, बड़ा अच्छा लगा सेनेट में रज़ा रब्बानी साहब, उनकी आवाज़, ही वाज वेरी वोकल अबाउट दिस ऑल। उन्होंने बोला कि ये ख्वाजा आसिफ साहब को बाहर नहीं जाना चाहिए, अभी उनके पास जो बुलाया गया उन्हें वो वहाँ ना जाए, शो करे कि हमें बात गलत लगी। उन्होंने कहा कि हमें इसके खिलाफ अपना मौक़िफ़ देना चाहिए, स्टैंड करना चाहिए, बड़ा ही अच्छा लगा। लेकिन फिर हमें वो वक्त भी याद आता है कि जब एबटाबाद वाला मामला हुआ था, जब बूट ऑन सॉइल हुआ था, या फिर हमारा मेमो स्कैंडल हुआ था, तो उस टाइम पे आप ही की पार्टी थी, आप लोग ही इख्तिदार में थे, लेकिन आप लोगों की तरफ से खामोशी थी। तो क्या ये समझा जाए कि चूंकि इस वक्त ऑपोजिशन खेला जा रहा है, इलेक्शन के दिन करीब आ गए, तो इस वक्त आप लोग इतना वोकल हो रहे हैं, वोकल नहीं थे? शुक्रिया मेरीन, ब्रिगेडियर साहब ने बहुत एक जामे अंदाज में इब्तदाई अपना दिया है। अगर आप अब मुझे मौका दें तो देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान को सामने रखा है और इसमें कोई दो आरा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हिस्टोरियंस भी और हमारी अस्करी क़यादत भी और सिविलियन भी और मीडिया ने भी इसको अप्रिशिएट किया है कि फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बेहतर कभी भी नहीं चली। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान के नेबर्स के साथ और इस्लामी उम्मा के साथ एक लीड किया है और पाकिस्तान को एक लीडिंग रोल मिला इन दी कॉमिटी ऑफ नेशंस। लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारे ऐसे अनडेमोक्रेटिक अदवार भी आए कि हमने बहुत सारे ऐसे फैसले किए जिसमें गालिबन पाकिस्तान का मफाद उस वक्त बेहतर नहीं था, लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट्स ने उसको बेहतर किया। आप देखिए, हमारे दौर में आपने 2 एग्जांपल्स दी, मेमो गेट का कोई ताल्लुक नहीं था अमेरिकन पॉलिसी से। हमने नेटो कंटेनर्स बंद किए। जब सलाला एयर बेस पे हमला हुआ उसके बाद हमने शमसी एयर बेस पे रेजिस्टेंस की। और मेरे ख्याल में हमारे दौर में पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप जो थी, न सिर्फ एक पेज पे थी, हमारे ताल्लुकात नेबर्स से बेहतर थे। कैरी लूगर बिल आ रहा था, वो कोई एड नहीं आ रही थी। हैदर ज़मान साहब, सलाला एयरबेस का जो आप जिक्र कर रहे हैं वो वक्त भी हमें बड़े अच्छे से याद है, और उसके ऊपर कितनी कंट्रोवर्सी से गुजरने के बाद नेटो की जो इमदाद है वो बंद की गई थी, वो भी हमें अच्छे से याद है। ठीक है, लेकिन ये बताइए, चले ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, चले आवाज बुलंद तो की और पार्लियामेंट में डिबेट कर एक इत्तेफाक राय पैदा किया। बदकिस्मती से इस हुकूमत की तो आज आपको अब एहसास हो रहा है तमाम लोगों को, जब हम 1.5 साल से चेयरमैन बिलावल और रज़ाई साहब कह रहे थे कि वी नीड अ फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर, किसी को समझ नहीं आई। मीडिया भी हम पे हंसता था, कहता था जी ये कौन सी डिमांड है। ठीक है, आज आपको पता चल रहा है कि उसके नुकसानात क्या हैं। आपने दुनिया में अपना लायमल नहीं जो है दिया, आपने एंगेज नहीं किया, आपकी कोई लॉबियस्ट नहीं, फर्म्स नहीं है वहां पे, आपने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया है। आज सिर्फ चाइना के ऊपर आप इन्हिसार कर रहे हैं। आपकी फॉरेन पॉलिसी को इस वक्त वाइब्रेंट होना चाहिए था। और हमारी लीडरशिप ने अभी भी कल भी डिमांड किया है और हम सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में भी करारदाद ला रहे हैं। टोटल ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशनशिप है ना हैदर ज़मान साहब, क्योंकि हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। हमारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ साहब है जिनको बिल्कुल पता ही नहीं है इस ऑफिस के हवाले से। यहाँ खाजे माजे किसी को क्या पता होना है, क्योंकि देखिए उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है या इस हुकूमत की, वो प्रो इंडिया फॉरेन पॉलिसी है। वो पाकिस्तान के मफादात को कहां प्रोटेक्ट कर रही है, वो उस गेम प्लान का हिस्सा है और यही हुकूमत की खामोशी जाहिर करती है। बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो समझती है कि हमारी एंगेजमेंट वेस्ट से भी हो, अमेरिका से हो, लेकिन म्यूचुअल इंटरेस्ट रिस्पेक्ट की बुनियाद पर हो। हमने 70,000 अपने सिविलियंस, अपने फौजी, पैरामिलिट्री फोर्सेज, $100 बिलियन प्लस हमारा अपना नुकसान हुआ है। हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है, या हमें अच्छा
हैदरजमान साहब, एक अहम खबर भी हम साथ देते चले। मुझे कहा जा रहा है, एक अहम खबर आई है, हम उस हवाले से भी अपने नाज़रीन को बताते चले कि वर्ल्ड 11 टीम जो है पाकिस्तान, प्लीज हैदरजमान साहब, जी हैदरजमान साहब, मुझे एक ब्रेकिंग दे लेने दीजिएगा, क्योंकि एक अच्छी खबर है। पाकिस्तान जैसा दहशतगर्दी के ऊपर इस वक्त अपना होल्ड किए हुए है, कंट्रोल किए हुए है, दहशतगर्दी को इराडिकेट किया जा रहा है और उसकी जड़ें जो हैं उसे निकाल फेंक बाहर किया गया है। उसके बाद वर्ल्ड 11 टीम के हवाले से DGISPR का यह बयान आया कि हम चाहते हैं कि वर्ल्ड 11 की टीम पाकिस्तान आए, हम उसकी मेज़बानी करें। मुझे याद है कि अब से कुछ दिन पहले गफूर साहब जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो उन्होंने ये कहा था कि आप कौन सी जगह और कौन सी जगह आप कहते हैं हम आपको वहाँ ले जाएंगे, जिस जगह पर पाकिस्तान के आप कहते हैं हम वहां पर मैच कराएंगे। यानी ये बयान जो है ये इस बात का आकाश था कि पाकिस्तान की सरजमीन जो है अब वो महफूज है माशाल्लाह से, और कहीं भी किसी भी जगह जो है हम ये मैच करा सकते हैं। तो वर्ल्ड 11 की टीम को खुशामदीद कह रहे हैं इस वक्त। DGISPR का ये बयान आया है। पाकिस्तान जो है वो एक पुरअमन और खेलों की मेज़बानी के हवाले से बहुत बेताब भी है इस वक्त। गज़नफ़र साहब, ये बताइएगा कि एक वक्त था कि जब पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान आता था तो पाकिस्तान अकेला होता था। फिर हमने देखा कि जब ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस का वक्त था तो जब इंडिया ने जो स्टैंड रखा तो चाइना भी बोला, रशिया भी बोला, लेकिन अमेरिका के हवाले से ये पहली बार हो रहा है कि जब अमेरिका बोला है तो पाकिस्तान के लिए रशिया भी बोल रहा है, चाइना भी बोल रहा है। हाउ डू यू टेक दिस सिचुएशन फॉर पाकिस्तान? पाकिस्तान के लिए सिचुएशन बहुत सेंसिटिव है, बहुत सॉफ्ट है, लेकिन फेवरेबल भी नाजुक है। नहीं, मैं स्ट्रेटेजिक सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने वो बैकग्राउंड भी देखना है और आपने विजन में मुस्तकबिल में भी देखना है कि जो इस वक्त ट्रंप, जो बुनियादी तौर पे मैंने आपसे बताया कि अमेरिकन ने दुनिया में जितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको बेसिकली CIA ने फाइनेंस किया, सपोर्ट किया, आर्म किया और मुख्तलिफ जगहों पर लड़ाया है। आप बताए अफगानिस्तान में जब से जंग हो रही है तो यहाँ पे पेंटागन का एक काम है JSOC, जो स्पेशल ऑपरेशंस करता है, और उन्होंने अफगानिस्तान में ऐसे ऐसे ऑपरेशन किए हैं कि उसके ऊपर वहाँ पे वेस्टर्न जर्नलिस्ट को किताबें लिखनी पड़ी। ये किताब है डर्टी वॉर, जहाँ पे एक जगह ऑपरेशन हुआ था जहाँ से उन्होंने ऐसी औरतों को मार दिया था जो फैमिली वे में थी। उसके ऊपर वो मुकदमा वो जो सहाफ़ी था वो लेके अमेरिका गया था, वहाँ उसको सुनने से इनकार कर दिया था जुडिशरी ने। तो ये जो अमेरिका की पॉलिसी है, और उन्होंने अपने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिव्यू में कहा हुआ है कि जी हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए गन को इस्तेमाल करेंगे, बैरल को इस्तेमाल करेंगे, मिसाइलों को इस्तेमाल, जहां मारना पड़ेगा मारेंगे। सोमालिया में उन्होंने अल-शबाब के खिलाफ क्या तबाही और बर्बादी की है। तो ये हमें क्लियर होना। अब यहाँ पे जो अमेरिका में जो दूसरी थिंकिंग हो रही है वो ये हो रही है कि अफगानिस्तान की वॉर को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, कि ये जो वो उसका ट्रंप का बेटा है वो इंटरेक्ट कर रहा है वो एरिक प्रिंस से जो ब्लैक वाटर वाला है, कि अगर हो जाता है, खुदा ना करे, तो फिर तो आप दुनिया के किसी इंटरनेशनल नॉर्म से निकल जाती है ना वो जंग, क्योंकि ब्लैक कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो तो किसी कंडीशंस के अंदर नहीं आते। तो इन तमाम चीज़ों में वहाँ पे दहशतगर्दी और बढ़ सकती है। मेरा मतलब ये है कहने का कि आने वाले दिनों में अमेरिकन जो कोशिशें हैं उससे अफगानिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। जिस वक्त इंडिया को उन्होंने कहा इन्वॉल्व किया, अब इंडिया की वहाँ पे कन्फ्रंटेशन फिर चाइना और रशिया के साथ आएगी। इंडिया का रोल क्या होगा वहाँ पे? तालिबान का कहते हैं, ट्रंप को किसी ने बताया कि 60% इलाके पे तालिबान का कंट्रोल है। अगर वहाँ तालिबान का कंट्रोल, तो बात यह है कि हमें अब इन रियलिटीज़ को देख के हमें समझना चाहिए कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की कोशिशों को नहीं सह रहा। अभी आप वर्ल्ड 11 की बात कर दी है ना। परसों सेंटकॉम का चीफ आया हुआ था पिछले हफ्ते, वहाँ जब GHQ में गया उसने कहा जी यहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड है, तो उसको ऑफर किया गया था जी आपके पास तो CIA है ना, टेक्निकल है, उसको पता होगा ट्रेनिंग ग्राउंड का है, क्योंकि यू हैव गॉट द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सर्वेलेंस इक्विपमेंट, आप हमें बताएं वी कैन फ्लाई यू देयर। वो दे रिट्रीटेड। तो बात यह है कि ट्रंप को जब ब्रीफ किया गया है, जो लोग उसके इर्द गिर्द बैठे वो है जो हाईली एंटी मुस्लिम्स हैं। ठीक हो गया गज़नफ़र साहब, हमें ब्रेक पे जाना है, हम इस मौजू को भी कंटिन्यू करेंगे अपने अगले। इस वक्त पाकिस्तान का स्टैंड क्या है, पाकिस्तान की स्टैंडिंग क्या है, वर्ल्ड ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं, साथ ही साथ हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनका रोल क्या है, हुकूमत वक्त का रोल क्या है, आवाज़ जहाँ से आनी चाहिए वहाँ से क्यों नहीं आ रही। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम बात कर रहे हैं बहुत ही अहम मौजू पर। पिछले सेगमेंट में भी हमने उस पर बात की। इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन, ट्रंप का बयान और जो मौक़िफ़ होना चाहिए हुकूमत का वो अभी तक सामने क्यों नहीं आया, इस पर बात करें। इमरान खान साहब ने काफ़ी इसके ऊपर एक स्टैंड भी लिया और उन्होंने कहा कि जो बयान सियासी क़यादत की जानिब से आना चाहिए वो आर्मी चीफ़ की जानिब से आता है। हैदर ज़मान, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि इमरान खान जो है वो ये बात अभी से नहीं कर रहे, 2016 से कभी भी अगर CNN पे अगर आप उनके इंटरव्यू सुने तो नीचे लिखा हुआ आता है कि इमरान खान क्रिटिक्स अमेरिकन पॉलिसीज़ इन पाकिस्तान। तो ये स्टैंड क्या सिर्फ एक ही पार्टी का रह गया है काम कि वो दे, ये काम बाकी पार्टीज़ की जानिब से उस तरह से और एग्रेसिवली क्यों नहीं आता? नहीं, ये बात मैं नहीं समझता दुरुस्त है। पीटीआई का मौक़िफ़ कभी आता है, कभी उनका मौक़िफ़ तब्दील हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जज्बाती मौक़िफ़ नहीं देती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि व्यूज़ है हैदर ज़मान, उनके CNN के इंटरव्यूज़ अगर आपने कुछ सुने हो, उनके बहुत सारी चीज़ों के मुतालिक स्ट्रॉन्ग व्यूज थे और वो बहुत जल्दी तब्दील हो जाते हैं, तो उनका ये वतीरा रहा है। बट कमिंग टू योर मेन क्वेश्चन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा, उसको सही ब्रीफिंग नहीं दी गई। ये एक ग्रैंड प्लान का हिस्सा है, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी को बिल्कुल रीअलाइन होना चाहिए। पाकिस्तान का एक बड़ा फॉर्मिडेबल रिस्पॉन्स जाना चाहिए। हमारे जो की हैं उनको हमें एतमाद में लेकर हमें अपनी आवाज़ जो है यूएस सेनेट में, वहाँ पे भी हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो सही नहीं है। हमें वहाँ पे बेहतर अपना केस प्लीड करना है। दूसरी बात, हमें ट्रंप साहब की स्टेटमेंट्स को इतना उससे परेशान नहीं होना चाहिए। ये वही सदर हैं जो जब गल्फ में गए तो उस वक्त GCC में, और जो कतर और सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट में क्राइसिस क्रिएट किया। जब ये यूरोप गए तो वहाँ पर मुजाहरे हुए। तो ये एक बड़े ही अनप्रेडिक्टेबल सोच के आदमी हैं। मैं नहीं समझता कि जो वहाँ पे जो एस्टैब्लिशमेंट, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है, वो अंडरस्टैंड करती है। उनको अब एक लाइसेंस मिल गया है कि बगैर पूछे वो हॉट परसूट करें या कहीं जाके अटैक करें, लेकिन ये बड़ा ही खतरनाक अमल होगा। और जहां बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हमें बात सुनाई गई, हमने किसी के पैसे के लिए जंग नहीं लड़ी, ये हमारी अपनी वॉर थी, क्योंकि हमारे अपने लोग टारगेट हो रहे थे, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारी मसाजिद, हमारे शहर, यहाँ पे धमाके होते थे। आज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, आज यहाँ पे खेल का फरोग है, जिस तरह अभी आपने बताया। और सबसे बढ़कर ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स 80 की दिहाई और 90 की दिहाई में उन्होंने उस वक्त मुजाहिदीन को दिए थे, जिनको अब वो तालिबान कहते हैं। और खुद तो वो तालिबान का दफ्तर कतर में भी खोलते हैं, खुद तो उनके अपने थिंक टैंक्स हैं, वो कहते हैं इनके साथ बात करें, एंगेज करें, और हमें ये कहते हैं कि मुज़ाकरात भी कर लेते हैं, खुद उनको दावत भी दे देते हैं। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं ज़मान। उमर चीमा भी हमारे साथ मौजूद है, उनका भी मौक़िफ़ लेते हैं। ठीक है उमर चीमा साहब, आप क्या कहेंगे इस वक्त जो, क्योंकि आपने अभी हमें ज्वाइन किया है, इस वक्त जो पाकिस्तान का स्टैंस है, जो सलामती कमेटी है उसका इजलास 3 दिन के बाद होना, हुकूमत का मौक़िफ़ ना आना, पाकिस्तान का फेलियर जो है इस वक्त वज़ारत ख़ारजा की कोई पॉलिसी का ना होना, इस सब के ऊपर इस वक्त PTI की स्टैंडिंग क्या है? और ये जो आप कहते हैं कि मुत्तहिद हो जाना चाहिए इस वक्त सियासी जमातों को और फ़ौज को, और एक बयानिया देना चाहिए, तो इस हवाले से कोई इनिशिएटिव लेने का इरादा है PTI का? उमर चीमा साहब, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? अच्छा ठीक है, उन तक हमारी आवाज़ इस वक्त नहीं जा रही है। गज़नफ़र साहब, आप किसी बात का हैदर ज़मान के जवाब देना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि एक तो ये याद रखना चाहिए कि जो अमेरिका में इस वक्त, जो मैं आपसे पहले अर्ज़ कर रहा था, ट्रंप और ट्रंप के इर्द जो लोग बैठे हुए हैं, वो तो हाईली एंटी मुस्लिम्स और एंटी पाकिस्तान तो ख़ास तौर पे हैं, क्योंकि पाकिस्तान हैपन्स टू बी वर्किंग इन द फंक्शनल डेमोक्रेसी, और पाकिस्तान इज़ द ओनली न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड। अब उसके ऊपर जब ट्रंप जैसा लीडर ये कहे, या अमेरिका का कोई लीडर ये कहे कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो दहशतगर्दों के हाथ में, तो बड़ा अफसोस होता है कि आपके अंदर कोई ग्रेस, कोई तालीम है आपके अंदर, किसी ने तालीम दी है अमेरिका? आप तो आज तक पहुंच नहीं सके उन तक। तो नहीं, बात ये है कि अमेरिका जो है बड़ी कोशिश रही है, सोचना ये बेनज़ीर साहिबा के साथ जाके विजिट करना चाह रहे थे। सोचना ये चाहिए कि एक छोटा सा सवाल है यार, जब आप न्यूक्लियर एसेट्स को, न्यूक्लियर वेपन्स को स्टोर करते हैं तो 10 डिफरेंट जगहों पर स्टोर करते हैं। वो मूंगफली के दाने नहीं है जो रेडी पे पड़े हुए हैं। अगर
ट्रंप ये समझता है कि ये जो न्यूक्लियर वेपन मूंगफली के दाने हैं, तो उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। उसके अंदर कोई ग्रेस होनी चाहिए थी, कोई डिग्निटी होनी चाहिए थी। जो उसने हर्जा सराई की है वो अमेरिका के लीडर को सूट नहीं करती है। अब बात यह कि हमारे यहाँ वो लोग तो बैठे हुए हैं, लेकिन मैं हैदर जमान साहब बात कर रहे थे तो मुझे बड़े अफसोस से ही कहना पड़ता है कि इनके ज़माने में हुसैन हक्कानी जैसे जो करैक्टर लेस आदमी को इन्होंने वहाँ सफीर क्यों लगाया था? पाकिस्तान का मुकदमा आज वो पाकिस्तान के खिलाफ अभी तो गजनफर साहब अभी तो खुद बड़े नाराज है हुसैन हक्कानी से। अच्छा, उमर चीमा हमारे साथ इस वक्त लाइन पर, उनको हुसैन हक्कानी जैसा तो सेल आउट आपको दुनिया में। तो आप जब ऐसे आदमी को आप एम्बेसडर लगाएंगे तो क्या ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट को वो नहीं? अब इनका मौकफ ये है कि उमर चीमा, सॉरी, इनका मौकफ ये है कि उन्होंने जो किया अपनी मर्जी से किया और हमें जो है हमें नहीं लिया, अगर मर्जी से किया नहीं, अगर मर्जी से किया तो इसका मतलब है पाकिस्तान में सेंटर आसिफ जरदारी की कोई अथॉरिटी नहीं थी। इसका मतलब है नॉन फंक्शनल डेमोक्रेसी और इस वक्त का बयानिया और है। एनीवेज उमर चीमा साहब, उस वक्त सारे उमर चीमा साहब हम इस बात कर रहे हैं एंटी पाकिस्तान, यू मस्ट नो। उसका जब वो एम्बेसडर था, ही वाज प्लेइंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड दैट वाज नॉट टू द पॉलिटिकल। उमर चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया, हम पीटीआई का भी स्टैंस लेना चाह रहे हैं। उमर चीमा साहब, चूंकि आपने अभी हमें ज्वाइन किया है, आपसे भी पूछेंगे इस वक्त जो पाकिस्तान का मौकफ जो इतना लेट हो गया, अभी तक नहीं दिया गया। इमरान खान कह रहे हैं कि इस वक्त जो है पार्टीज को मुत्तहिद होना चाहिए, तो कोई इनिशिएटिव जो आप लोग लेना चाह रहे हैं और इस वक्त का जो सिचुएशन है पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है, इस पर आपके कमेंट्स? जी, मेरे ख्याल से कोई मसला है। मेरे ख्याल से उमर चीमा साहब को आप ड्रॉप ही कर दीजिए क्योंकि उनकी लाइन तो कनेक्ट हो नहीं पा रही। हम प्रोग्राम का वक्त बचाना चाह रहे हैं। तो जमान साहब, आप कुछ कमेंट करेंगे अभी गजनफर साहब जो बात कर रहे हैं उस पर? इसलिए तो नहीं लगाया था कि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को डैमेज करे, ये बड़ी गलत एक्सप्रेशन है। इस तरह तो कोई भी ये कह सकता है कि जनरल मुशर्रफ ने जब पाकिस्तान की कमांड संभाल ली तो उनको इसलिए तो आर्मी चीफ नहीं बनाया था कि वो शब खून मारे और सदर पाकिस्तान बन जाए और इस पाकिस्तान को इस जंग में झोंक दें और पाकिस्तान को जो है लिटा दें और ये हमारी इज्जत हो जाए कि वो कहते हैं डॉलर देते और काम करते हैं। ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। जो हुसैन हक्कानी ने गलत किया, प्लीज लेट मी कंप्लीट, जो उसने गलत किया वो गद्दार है इस मुल्क और कौम का। वी हुसैन हक्कानी जी, तो बात यह है कि हम भी उतने अच्छा है वो जो एक सवाल हम कर रहे थे उमर चीमा साहब से, वो तो बीच में रह गया। अगर पीटीआई कोई स्टैंड लेती है, पार्टी से इकट्ठी हो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? यूनिफाइड स्टांस जाना चाहिए, एक बिल्कुल एक फॉर्मिडेबल, एक सिंगल वॉइस के साथ, और एक ऐसी वाइब्रेंट फॉरेन पॉलिसी हो जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने दी थी, जो बेनजीर भुट्टो ने दी थी, जिसपे आपकी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट भी कायम हो, आपके एलाइज भी आपके साथ खड़े हो। आपको रियलाइन करना है, आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स में चेंज होते रहना है, देखना है। लेकिन ये हुकूमत जो है इसका ये एजेंडा नहीं है और ये इसने पार्लियामेंट को, हमने पार्लियामेंट को मजबूत किया, वो शॉक एब्जॉर्बर बना। जब अगर इंटरनेशनल प्रेशर भी आता है तो आपका पार्लियामान होता है जो एक यूनिफाइड स्टैंड से आज जो बात कर रही हैं आप, यही पार्लियामेंट के अंदर तो हमारे खान साहब भी नहीं जान रहे, वो कहते थे ये बिल्कुल बेमानी पार्लियामेंट है, लेकिन हुकूमत ने तो उसको बिल्कुल ही बेमानी कर दिया। ना वजीर जाते हैं, ना वजीर आजम जाते हैं। तो आज ये लम्हा फिक्रिया है, हमें इससे परेशान जरूर होना है लेकिन हमें नाउमीद नहीं होना। आज हमारे पास बेहतरीन थिंक टैंक्स मौजूद हैं, बेहतरीन सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स, फॉरेन कैरियर डिप्लोमेट्स मौजूद हैं, आर्मी में बड़े अच्छे लोग हैं, सिविलियन पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे हैं। हमें बैठ के एक डिबेट करके और एक बहुत बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए और उसको अपने पैगाम को पहुंचाना चाहिए। और जो हमारे मुतालिक जो भारतीय प्रोपेगेंडा है, जो यलगार है, जो हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान सीपैक के तौर पे मुस्तहकम होने जा रहा है, हमारी दिफा, हमारी इकोनॉमी मजबूत होने जा रही है। बैठकर हमें कोई बयान करना होगा, हमें जवाब देना होगा, हमें अमेरिका को बताना होगा कि जो आप कह रहे हैं वो गलत है, जो आप हमसे लेते रहे, वो जो जिसको कि आप इमदाद कहते हैं, वो जो मैंने आगाज में बात की आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। क्योंकि जो हम करते रहे और जिसकी वजह से आप अफगानिस्तान तक आपकी रसाई रही, तो वो हम थे। हमने तो कुछ भी नहीं लिया उसके बदले में जो हम आपको देते रहे। ये बयानिया देना है जो मैं दे रही हूं, जो आप दे रहे हैं, जो गजनफर साहब दे रहे हैं, लेकिन इसको देगा कौन? दुनिया के सामने रखेगा कौन? ट्रंप के सामने रखेगा कौन? अमेरिका को बताएगा कौन? ये हमारा सवाल बदस्तूर मौजूद है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम मुल्क की जो अंदरूनी सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम
वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ मुल्की सियासत का अब जिक्र करते हैं, NA 120 की बात करते हैं। परवेज़ मलिक साहब जो कैंपेन चला रहे थे, उनको जो नोटिस इशू हुआ उसके पीछे कहानी क्या है। हम तक जो इत्तलात हैं वो तो ये है कि चूँकि इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, होता अच्छा कि जाना चकज़ई साहब हमारे साथ होते, जैसा कि उनकी भी कमिटमेंट थी हमारे साथ, लेकिन वो नहीं आए। अगर वो होते तो हम उनसे पूछते कि क्या वो नहीं जानते 35 साल का तजर्बा मियां नवाज शरीफ साहब का, हुकूमत का, कि एक पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो इस तरह की कैंपेन नहीं, इस तरह की कन्विंसिंग जो है वो नहीं हो सकती। उसके बावजूद अगर इस तरह किया जाता है तो आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि जब आपको रोका जाएगा तो आप कहेंगे कि हमें कुछ करने ही नहीं दिया जा रहा। हैदर ज़मान साहब, आपके कोई कमेंट्स इसके ऊपर? आपको लगता है कि इसी तरह की कोई स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की? क्या वो यही चाहते हैं, इदारों में तसादुम? देखिए, ये तो बिल्कुल दीवार पर लिखा हुआ है कि उनकी जो भी पॉलिसी 28 जुलाई के बाद थी उसमें अगर कोई चीज उनकी सेंट्रल पॉइंट था तो वो तो इदारों से तसादम था, गाली गलोच था और अदलिया और अफवाज पर भी इतराज़ात करने थे और एक तसादम का माहौल बनाना था। जहाँ तक NA 120 का आपने सवाल किया, देखिए माजी में इलेक्शन रिफॉर्म, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर और जो कोड ऑफ कंडक्ट था उसके अंदर पब्लिक ऑफिस होल्डर के अंदर सिर्फ मिनिस्टर, वजीर आला या गवर्नर और एडवाइजर, इन पर कब्जन थी कि वो किसी भी बाई इलेक्शन में नहीं जा सकते थे और कोई तरक्याती काम अनाउंस नहीं कर सकते थे। लेकिन एक डेढ़ साल पहले जो है इसके कोड ऑफ कंडक्ट में तब्दीली की और अब जो नए इलेक्शन लॉज हैं उसके अंदर ये MNA भी लिख दिया गया है कि MNA भी नहीं कैंपेन कर सकता, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया। और माजी में PTI के चेयरमैन साहब भी और हुकूमती कई अरकान भी हैं, हमजा शहबाज शरीफ हैं, इनको नोटिस जारी हुए लेकिन उसके बावजूद वायलेशन नजर आई। अब मौजूदा मलिक परवेज साहब ने भी वायलेशन की है। हम ये समझते हैं कि हुकूमती मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है, वोटर्स लिस्ट नहीं दी जा रही, ना हमारे कैंडिडेट फैसल मीर को मुकम्मल डेटा दिया गया है और डॉक्टर यासीन राशिद ने भी इसी किस्म की कंप्लेंट्स की हैं। आपने देखा पहले लाहौर में एक जो बड़ा बाई इलेक्शन हुआ था उसके अंदर भी वोटर्स लिस्ट हल्के चेंज कर दिए गए, पोलिंग डे के ऊपर भी प्रॉब्लम्स हुई। तो हुकूमत हर किस्म की और ये तरीके इस्तेमाल करेगी कि इस इलेक्शन को किसी तरह मनूवर मैनेज किया जाए। लेकिन हम इलेक्शन कमीशन से एक अक्रॉस द बोर्ड किरदार चाहते हैं कि वो अपनी रिट को इन्फोर्स करें। अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं तो फिर वो इंश्योर करें, क्योंकि यहाँ तो ना नैब अपना काम कर रही है ना कोई और इदारा कर रहा है और हर चीज के लिए अदलिया के ऊपर प्रेशर है। और मीडिया के हम मशहूर हैं कि ये तमाम वायलेशंस वो दिखाते हैं, इनका असल चेहरा बेनकाब करते हैं। अब तख्त लाहौर जाने के दिन करीब आ गए हैं, इसीलिए इस इलेक्शन के अंदर वो हर किस्म का हरबा आजमा रहे हैं और मुस्लिम लीग नवाज के अंदर काफी अंदरूनी भी टूट फूट का शिकार हो चुकी है। और मलिक परवेज साहब का इलेक्शन कैंपेन का इंचार्ज बनाया जाना, और ये मालूम था इनकी क़यादत को कि वो MNA हैं, जबकि वो कैंपेन नहीं रन कर सकते, ज़ाब्ता अखलाक का इनको बखूबी इल्म था। तो इससे ये जाहिर होता है कि ये ब्लेटेंट वायलेशन। वो जो बात आपने हैदर ज़मान साहब की ना कि परवेज साहब को जो इंचार्ज बना दिया गया, जबकि हमजा साहब जो है वो इसको लीड कर सकते थे, अंदर कहानी क्या है वो जो आप बात कर रहे हैं, बहुत से इनके इख्तलाफात हैं, वो यकीनन मंजर आम पर भी आ रहे हैं। एक तो ये नोटिस है जो इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक है उसके हवाले से, जी ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ब्रिगेडियर साहब आपका जवाब चाहिए मुझे इस पर कि जो रैली मियां नवाज शरीफ साहब ने निकाली और उस रैली पे जो अखराजात हुए और जिस तरह से बेदरेग खर्चा किया गया और फिर खर्चा किया गया, आपने वहाँ से जो ख़जाना है, जो मुल्क की दौलत है, जो कौम की दौलत है, उसके बाद आपने किया किन के खिलाफ? जो मुल्क के इदारे हैं, इदारे जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं मुल्क में स्टेबिलिटी लाने के लिए, सतून है मुल्क के। तो ऐसे में एक नोटिस का चले जाना क्या काफ़ी है या इसके ऊपर बाकायदा कोई प्रॉपर नोटिस होना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, सवाल जवाब होने चाहिए? यहाँ जो चीज़ जो लैक रखती ना, बड़े अफसोस की बात है कि अगर यही चीज़, मैं आपको ओपनली कहूँगा, अगर यही चीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पे कह रहा हूँ जो मैंने पिछले देखा है, अगर उनके खिलाफ हुई होती ना तो अभी पूरे अदारे जाग गए होते हैं। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के गए
पीपल्स पार्टी ने कोई शोर नहीं मचाया, वो चले गए घर। क्या पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी को खतरा हुआ? जरदारी साहब के खिलाफ नहीं आई ना, मतलब नहीं। अभी बात ये है कि ये सोच है ना, ये आप तो बात करिए रैली की। रैली से पहले आप जरा चली जाइए और चेक कर लीजिएगा डूंगा गली में जो घर रेनोवेट हुआ था वो किसके पैसे से रेनोवेट किया गया। 500 मिलियन रुपीज जो उस पर लगे थे। रैली में कल मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जी रैली में गमला नहीं टूटा, तो मेरे एकदम ध्यान में ख्याल आया कि रैली में गमला नहीं टूटा, आपने बंदे को कुचल दिया। कुचलने के बाद आपके पास 6 एम्बुलेंसें थी, आप फिर भी नहीं रुके। दूसरी बात यह सवाल यहाँ पे पैदा होता है एक टेक्निकल से कि रैली आप निकाल किसके खिलाफ रहे थे? आपके पंजाब में हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट में आपकी हुकूमत, कश्मीर में आपकी हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान में आपकी हुकूमत। तो वो क्या लॉजिक था जिसके खिलाफ रैली निकाल? क्या कोई रिएक्शन बनता था? अब ये सवाल तो नैब में जाना चाहिए खाकान अब्बासी के खिलाफ भी कि जो पाकिस्तान, जो उनको फॉरेन मिनिस्ट्री की जो गाड़ियां दी गई, जो कश्मीर से 200 गाड़ियां आई, जो आप प्राइडोज लेके चले, जो पेट्रोल का खर्चा हुआ, वो पाकिस्तान के टैक्स पेयर क्या कोई जानवर हैं हम लोग कि जी हमारे पैसे से आप हवास को सपोर्ट करते जाए, रैलियों को सपोर्ट? वो रैलियां जिसमें आप देख रहे हैं कि कोई प्रोडक्टिव एलिमेंट सामने नहीं आ रहा, तो ये बड़े अफसोस की बात है। आज के दौर में फिर मैं इसको रिलेट करूंगा। अब ट्रंप ने जो अफगानिस्तान में कहा है, इस वक्त हुकूमत के लिए जरूरत है कि इनवर्ड लुकिंग हो, जो करप्ट एलिमेंट है उनसे जान छुड़ाए। अदरवाइज अच्छा मैसेज को अगर सिर्फ हम देख लेना तो हम जिस अच्छा मैसेज नहीं जाएगा आपके खिलाफ। अगर आप करप्ट लोगों के साथ खड़ी होगी हुकूमत और ऐसे जिनको अदलिया ने किसी, तो आप यकीन कीजिए पाकिस्तानी के तौर पे मैं कह रहा हूं कि बाहर आपका मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। आपको इनवर्ड लुकिंग होना है। ब्रेक पे जाना है, हमें ब्रेक पे जाना है और आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है। जो इस वक्त मैंने कहा माशियत का हाल इस वक्त पाकिस्तान का, इकोनॉमिक रिसेशन जो इस वक्त पाकिस्तान में आया हुआ है, तो इसहाक डार साहब के ऊपर सवाल हो रहे हैं आप वजीर खजाना, लेकिन इस वक्त आपका सारा फोकस अपने केसेस के ऊपर है। ये आप क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? आप किस किस को जवाब दे? इस वक्त एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ नैप पे भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने बात करनी है अब नैब के ऊपर, क्योंकि नैब नोटिसेस भेज चुका है और अब मज़ीद नोटिसेस नहीं भेजेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का स्टैंस ये है कि चूँकि हमारा रिव्यू पिटीशन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और जब तक उसकी सुनवाई नहीं होती तो हमारा नैब के आगे जाना सही नहीं है। दिस इज़ नॉट फेयर विद अस। लेकिन एट द सेम टाइम नैब को जो इन्वेस्टिगेशन वो सब प्रोसेस से गुजर के फिर फाइल करना था पिटीशन, तो उस हवाले से भी उनकी रिजर्वेशंस है कि ये हमारे साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, इसलिए हम पेश नहीं होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम रिव्यू पिटीशन में आप उन्हीं जजेस के सामने पेश होंगे जिन पर आपके रिजर्वेशंस हैं। उसी JIT की रोशनी की तहकीक की रोशनी में वहाँ पर सारे फैसले हुए, तो वहाँ पर जब आप पेश होंगे तो फिर आप नैब के सामने पेश क्यों नहीं हो सकते? हैदर जमान साहब, क्या कहेंगे आप इस पर? मेरीन, ये तो मजाक है ना। अगर कोई सिंध का होता या कोई बलूचिस्तान से होता या कोई ANP से होता या KPK से होता तो नैब, या गिलगित बल्तिस्तान में होता नैब, वो कहते हैं स्पीडी गोंजालेस एक कार्टून है, वो बुलेट स्पीड पे जाता है, आप नैब की फुर्तियां देखते। ये तो वो खानदान है जो तख्त नशीन है, तो इनके तो पर जलते हैं। ये वही नैब है ना जिसको कहा था खबरदार तुम पंजाब में आओ, हमारे यारे कारोबारी भाइयों को भी हाथ ना लगाओ। तो अगर ये इनके कहने पे इनके यारों और गारों को और इनके कारोबारी पार्टनर्स को हाथ नहीं लगाती, तो आप देखिए ना कि नैब, वो नैब जिसके मतलब सुप्रीम कोर्ट की सख्त ऑब्जर्वेशंस हैं, जिसके ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट का ये आलम है कि सुपरवाइजरी जज बिठाया हुआ है, वो नैब जो है आप देखिए कि किस सुस्त रवि से शिकार है। भाई आप नोटिस जारी करें, उसके बाद एक बंदा नहीं तावन कर रहा और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू का मतलब ये तो नहीं है ना कि वो जजमेंट सस्पेंड हो गई है। यानी एक आम आदमी के लिए, एक आम लिटिगेंट के लिए एक और कानून और पाकिस्तान के बादशाहों के लिए एक और कानून। यानी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फाइल हुआ है, वो 6 महीने बाद लगे, 7 महीने बाद लगे, साल बाद लगे, तो क्या नैब ने 6 महीने? सही है हैदर जमान साहब, आपकी बात पहुंची। गजनफर अली साहब, आपका कमेंट भी इस पे चाहिए। ठीक हो गया गजनफर अली साहब, आप अपना कमेंट इस पे दीजिएगा। एक बात की थी खुर्शीद शाह साहब ने, जो उन्होंने कहा था कि 190 के तहत जो है बुला लेना चाहिए, फौज को बुला लेना चाहिए अदलिया को। आपको लगता है कि इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है? अभी तक का जो रवैया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, और इससे कोई क्योस क्रिएट होगा मुल्क में? बात यह है कि मैं तो देखता हूँ परसों जो वकीलों ने किया है अदलिया के साथ,
उसके अंदर भी आपको पॉलिटिकल और जो मैसेज दिया राना सनाउल्लाह साहब ने उसके बाद कि हम इनको कैसे रोक सकते मैं आपसे अर्ज कर लूं हैं, ना, हाँ जी, ये मैंने तो हमारी आपने तरह हुकूमत की तरह इनके हाथ नहीं बंधे मैंने हुए। तो आपसे अर्ज किया कि जो कुछ वकीलों ने किया उसके अंदर पॉलिटिकल एलिमेंट पीछे है, या अदलिया को एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, एक ऐसी चीज। दूसरी बात है, आप थोड़ा पीछे चले जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट पे जो कुछ हुआ था और किसने किया था, इसी पार्टी ने, सही। तो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग। लेकिन खैर फौज को बुलाने का चांस तो नहीं है। नैब ने बहुत सारे पटवारियों को, बहुत सारे क्लर्कों को, बहुत सारे लो लेवल के अफसरों को, बहुत सारे और लोगों को भी इन्वेस्टिगेट किया है। वहां पे उन्होंने बड़ा एक्सपीडिशियस ही काम किया है। भाई ये भी एक नैब का मुकदमा है, अगर कोई कोर्ट पे प्रोसीडिंग है तो वो चलेगी, लेकिन जो नैब का जो मुकदमा है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, तो इसके ऊपर एक्सपीडिशियस जस्टिस होना चाहिए। ठीक हो गया, चुके खत्म हो गया। गजनफर साहब आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ मौजूद रहने के लिए। हैदर जमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।